आपा आपा, आपके घर में बहुत बुरा है आपा, जल्दी चलो। कौन किया रे ऐसा? दोज़ख में जाए जिसने मेरी दुनिया उजाड़ी है, अल्लाह देखेगा उसको। सबको मार डाला जाएगा। जन्म के साथ मिले रिश्तों के भी दायरे होते हैं, और जब ये अपने दायरे से बाहर निकलकर किसी दूसरे का हक मारते हैं या हावी होकर अपने आप को किसी दूसरे पर थोपते हैं, तो एक बेचैनी जन्म लेती है जो सन्नाटे की तरह बढ़ते हुए तूफान के आने का कारण बनती है। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि सबकी पहचान और नजरिए को जगह मिले, वरना सिर्फ अपने लिए जगह तलाशते ये रिश्ते गलत राह पर निकल पड़ते हैं और जिसके परिणाम बहुत भयावह होते हैं। और ऐसे ही रिश्तों में कश्मकश की दास्तां है हमारा आज का ये एपिसोड, जहां जुर्म कब कैसे किसकी शक्ल में दबे पांव आया कोई अनुमान तक नहीं लगा पाया। भिवंडी के धामनकर नाका की मंसूर चौल में सुबह बेहद मनहूस शक्ल लेकर आई थी, क्योंकि उसी चाल में रहने वाले मुख्तार बशीर के 2 बेटों और एक बेटी को किसी ने आधी रात में घर में घुसकर मौत के घाट उतार दिया था। और हत्या इतने निर्मम तरीके से की गई थी कि देखने वालों की रूह कांप गई। दूसरी तरफ इसी मुख्तार बशीर की बेटी नूर खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी। क्या आत्महत्या की इस कोशिश और इस हादसे का आपस में कोई संबंध था, या फिर ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की पूरक थी? अब इन्हीं सवालों के जवाब पुलिस को ढूंढने थे। हटिए, जाइए, चलिए पीछे। क्या है ये सर? चलो यहाँ से, ज्यादा चलिए नीचे। खाली कराओ नहीं, हटाओ यहाँ से। चलिए जाइए यहाँ से प्लीज। किसी का क्या बिगाड़ा था उन सर, तीनों का कत्ल गला काट कर किया गया है। घाव काफी गहरा है लेकिन लंबा नहीं है। और सर, जिस तरह से ये मर्डर किए गए हैं, ऐसे लगता है किसी कसाई का काम है। मर्डर वेपन मिला? नहीं सर, लेकिन दरवाजे की कुंडी काटी गई है। कब हुआ होगा इनका मर्डर? सर, जख्म और सूखे हुए खून के दाग देखकर तो लगता है तकरीबन 6-7 घंटे पहले ये मर्डर हुए होंगे। मतलब 4-5 बजे के आसपास? राइट सर। इतनी सुबह तो आसपास के घरों के बुजुर्ग जाग जाते हैं। किसी ना किसी ने जरूर इनके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी होगी। सर, वो तो पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सर, गला काटने के दौरान इनमें से कोई भी एक चिल्लाता तो बाकी 2 जाग जाते, मोहल्ले वाले जाग जाते और शायद ये हादसा होता ही ना। पर ये सब देख के तो ऐसा लगता नहीं है कि किसी ने भी चीखने की या भागने की कोशिश की होगी। ऐसे कोई मार्क्स भी नहीं मिले और सारी चीजें अपनी जगह पर हैं। अजीब बात है, 3 लोगों को गला काटकर बेरहमी से मारा गया, लेकिन किसी ने भी खुद को बचाने के लिए स्ट्रगल नहीं किया और ना ही कोई मदद के लिए चिल्लाया। जब ये मर्डर हुआ तो फैमिली के बाकी लोग कहाँ थे? सब कल रात को तो मैं काम पे था। शाम को 7 बजे मैं, नूर और नाजिया, हम तीनों घर से साथ में निकले। उनको रिश्तेदार के घर पे छोड़ा। उनके यहाँ शादी थी तो मेहंदी की रस्म थी, और फिर मैं वहाँ से काम पे चला गया। मेरी नाइट शिफ्ट थी सर। कल किसी खास वजह से नाइट थी या तुम नाइट शिफ्ट में ही काम करते हो? अरे साहब, अपनी मर्जी से कहाँ चलता है, वो तो फैक्ट्री वाले तय करते हैं। 15 दिन डे और 15 दिन नाइट। अच्छा, ये नूर और नाजिया वहाँ से घर कब लौटे? 7 बजे लौटी उधर से, देखा दरवाजा खुला है और मेरे बच्चे खून में। आप दोनों साथ में मेहंदी के लिए गई थी ना? अलग अलग क्यों आई? साथ में निकलने वाले थे मैडम, तो नूर बोली कि अम्मी तू जा, मैं अंडा अखबार
और दूध लेकर आती हूँ तो वो पहले निकली थी वहां से। कितने पहले? 6 बजे के आसपास। पक्का 6 बजे के आसपास निकली थी? हाँ मैडम, मेरे को इसके लिए याद है कि हमने फजर की नमाज वहां साथ में पढ़ी थी। नूर, तुम देर से घर आई थी ना? तुम्हें पता था घर में कोई हादसा हुआ है? मुझे कुछ नहीं पता था। क्या लगता है तुम्हारे भाई बहनों के साथ ये किसने किया होगा? मुझे कुछ नहीं पता मैडम। जोशी, सर। मुख्तार की फैक्ट्री में इंक्वायरी करो, कल वो कितने बजे काम पर आया था और कब निकला। सर। और जिस रिश्तेदार के यहाँ नूर और नाजिया गए थे वहाँ भी पूछताछ करो, और इन पड़ोसियों से भी पूछते हैं, शायद किसी ने कोई आवाज़ सुनी हो या किसी को आते जाते देखा हो। सर, जिन 3 बच्चों का खून हुआ था उनके और नूर के अलावा मुख्तार का और एक बेटा है, वसीम नाम है उसका। सर, ये वसीम कल रात से घर नहीं लौटा। कल का क्या है मैडम, अपन को तो जब भी कोई डिलीवरी देने का रहता है ना, अपन नाइट मारता है। अपन को आज ही एक बाइक का डिलीवरी देने का था तो अपन नाइट मारा कल। डिलीवरी इतनी इम्पोर्टेंट है कि तेरे भाई बहनों के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और तू घर नहीं पहुंचा? मैडम वो अपन के भाई लोग नहीं थे, वो अब्बू ने रिश्ता लाके थोपा अपन के ऊपर। मतलब? मैडम अब आप ही बताओ, 6 महीने पहले एक औरत को लाकर कहते हैं कि ये तेरी नई अम्मी है जिसके 3 बच्चे हैं, और मैडम ऐसे 2 मिनट में रिश्ते बन जाते हैं क्या? मैडम अपन मेहनत करके 4 पैसे कमा के खुश रहने वाला इंसान है, ऐसे चोर उचक के भाई लोग अपन कैसे कबूल करता? चोर उचक के मतलब? वो नई अम्मी का लड़का था ना, यूसुफ। क्या है बे? अरे भाई, ए भाई क्या हुआ क्या है? ए शाणे, कौन है बे? चुप। यूसुफ, ज्यादा शाण बत्ती नहीं। अपने को देना आता है ना पैसा तो लेना भी आता है, समझा? बेटा अपनी अगर सड़क गई ना तो खुंडी खुंडी काट के मार्केट में पीसेस भिजवाऊंगा, समझा? लास्ट वार्निंग है, चल रहे, ध्यान रखना। ए यूसुफ, क्या है रे ये सब? तेरे को मालूम है ना, मेहनत मजदूरी करके 4 पैसे कमा के खुश रहने वाले इंसानों में से है। जो भी इसका बनता है इसको दे दा के रफा दफा कर, खुद भी चैन से रहे और हमको भी चैन से रहने दे तू। भाई तो भाई था मैडम, बहन भी कम नहीं थी। वो जायदा सिर्फ कहने के लिए 16 साल की थी मैडम, लेकिन 36 माशूक लेके घूमती थी। कई बार तो मैं ही पकड़ा उसको रंगे हाथ मोहल्ले में। क्या तुम उन लड़कों को जानते हो जिन्होंने यूसुफ के साथ मारपीट की थी? नहीं मैडम, अपन जानता नहीं उन लोगों को। अपन बताया ना मैडम आपको, अपन की दुनिया गराज तक ही है। गराज के बाहर क्या चल रहा है अपन को मालूम ही नहीं पड़ता। और उस लड़के को जिसे तुमने अपने बहन के साथ देखा? मैडम वो जायदा अपन की बहन नहीं थी, और अपन देख नहीं पाया था वो बंदे को, अपन ने पीछे से देखा था उसको। साहब, मैं इसी खोली में रहता हूँ, लेकिन रात को किसी की चिकने की या कुंडी काटने की आवाज़ नहीं सुनी। 6 महीने पहले मुख्तार भाई के घर में बहुत सुकून था साहब। जब से नादिया से निकाह किए और उसे घर में लेकर आए, तभी से मचमच शुरू हो गया साहब। इन लोगों की आपस में बनती ही नहीं थी। मुख्तार भाई भी कंटाल गए थे साहब। हर दूसरे दिन वो नाजिया से झगड़ा करते थे। झगड़ा किस वजह से होता था? कुछ ज्यादा नहीं साहब, छोटी मोटी अनबन होती थी, वो तो हर घर में होती है, उसको क्या तवज्जो देना। हाँ पर साहब, 15 दिन पहले बहुत बड़ा तमाशा हुआ था। किस बात पर? नाजिया ने नूर के लिए कुछ एक रिश्ता लाया था। आपकी बेटी हमें पसंद है। अब ये बताइए कि निकाह कब पढ़वाना है? जितना जल्दी हो सके उतना। आप निकाह की तारीख निकलवाइए, मैं इसके अब्बू से बात करती। माशाअल्लाह। तो पैसे की औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का निकाह इस बुड्ढे से करवाने की? अपने जैसा सड़क छाप समझिए तू इसे। वसीम, अंदर लेके जा इसको। चल नूर। रो, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं। अल्लाह की नुमाइंदगी की उम्र में निकाह का ख्वाब सजा रहा है तू। निकल बाहर, निकल बाहर। और दोबारा अगर इधर नजर भी आया ना तो उसी वक्त दुनिया से रुखसत कर दूंगा तुझे। चल निकल। अरे अरे अरे, अजीब इंसान है आप। अपनी बीवी की बजाय हम पर नाराजगी दिखा रहे हैं। अरे आपको जो भी शिकायत है आप अपनी बीवी से। शिकवा शिकायत हिल हिल के करेगा बाहर। चल निकल बाहर, निकल निकल बाहर, और दोबारा नजर नहीं आना यहाँ पे। चल। उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद बहुत देर तक मुख्तार ने नाजिया को गाली गलौज और मारपीट किया साहब। आजू बाजू वाले लोग भी बहुत देर तक देख रहे थे। अभी मुफ्त का मजा देखने को मिले साहब तो कौन नहीं देखेगा। खबरदार, अपनी औकात में रहे। मैंने तुझसे निकाह इसके लिए नहीं किया कि तुम मेरे बच्चों की जिंदगी में खड्डा खोदेगी। कोई जरूरत नहीं उनका नसीब बनाने की। तो उसके भले का सोची बात। अपने बच्चों के भले के बारे में सोच। और एक बात याद रख, मेरे बच्चों की जिंदगी में अड़ंगा अड़ाने की कोशिश मत कर। तुझे क्या लगा मेरे बच्चों की जिंदगी में अड़ंगा अड़ाएगी और तो मैं तुझे और तेरे बच्चों को छोड़ दूंगा? कहीं को इतना बात बढ़ा रहे तुम? हाँ, मैं तो सोची कि पैसा वाले घर में जाएगी तो खुश रहेगी वो। अरे थूकते हैं मैं और मेरे बच्चे ऐसे पैसे पर। ये सबक अपने बच्चों को पढ़ा। तेरी तहजीब दिखती है उनके मुंह पर। ये यूसुफ लुक्खा बन के घूमता है। क्या तेरी बेटी जायदा पूरे मोहल्ले में क्या गुल खिला रही है ना, सबको पता है। और ये पैदा तो हो गया लेकिन अकल ऊपर भूल के आ गया। अब ज्यादा बोल रहे हो तुम, मुंह मत खुलवाओ मेरा। बोलना भी नहीं। खबरदार मेरे बच्चों के बीच में आना नहीं, वरना अगर मैं अपनी पे आ गया ना तो बहुत पछताना पड़ेगा। सब बोला था मैंने कि मैं नहीं छोड़ूंगा उनको, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बच्चों को जान से मार डालूं। सब आप ही बताइए, अगर आपकी बच्ची के साथ नाइंसाफी होगी तो आपको गुस्सा तो आएगा ना। तुमने ये नाइंसाफी वाली बात पहले क्यों नहीं बताई हमें? साहब वो बात तो खत्म हो गई थी, जहन में भी नहीं थी, इसलिए आपको बता ही नहीं। वो मेरे पे बहुत चिल्लाया सा। उस दिन से मैं कान पकड़ी कि मैं अब्दुल से नूर की बात कभी नहीं छेड़ेगी। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है नाजिया। अब्दुल मुंह खोल चुका है कि उसके बाद भी तुम उससे मिलती रही और उससे प्रॉमिस करती रही कि नूर की शादी उसी से होगी। नहीं साहब, वो झूठ बोलता है। मैं उससे ऐसा कोई वादा नहीं की थी। हाँ साहब, मैं वादा की थी उससे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो दहेज नहीं ले रहा था, उल्टा मेहर की रकम में पैसा भी ज्यादा दे रहा था। मतलब तुम्हारा इरादा नूर को बेचने का था? नहीं साहब, मैं ऐसा कुछ नहीं सोची थी। बस मैं मेरे बच्चों को इस घर में जगह दिलाना चाहती थी और वसीम और नूर से फारिग होना चाहती थी। वसीम को ऐसे तो घर से नहीं निकाल सकती थी, पर नूर का निकाह कर देती तो घर छोड़कर चली जाती। बस मैं यही सोची थी साहब, और कुछ नहीं। नूर, तुम्हारी सौतेली अम्मी ने तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हारी शादी एक बुजुर्ग से तय की थी, तुमने मना भी नहीं किया, क्यों? जब अब्बू ने नहीं अम्मी लाते वक्त नहीं पूछा था तो घर से भगाते वक्त कौन सा पूछते। लेकिन तुम्हारे अब्बू तो इस रिश्ते के खिलाफ थे और उन्होंने ये शादी होने भी नहीं दी। उस दिन शायद उनका ज़मीर जागा होगा, क्योंकि ये अम्मी और भाई बहन वाली मुसीबत वही घर लाए थे, तो निजात भी उन्हीं को दिलानी थी। नूर, कौन सी क्लास में पढ़ती हो तुम? क्या हुआ साहब? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछताछ कर रहा था। आइसक्रीम खाओ। क्या पूछ रहे थे ये? बोलना, क्या बोल रहे थे? तू रो क्यों रही है? बोलना। सर, वसीम और मुख्तार ने नाजिया के बच्चों के बारे में जो बताया उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि किसी कर्जा देने वाले ने या फिर जायदा के किसी आशिक ने कत्ल किए होंगे। हो सकता है, लेकिन एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी है। पड़ोसियों के मुताबिक दोनों परिवारों की बनती नहीं थी और वसीम थोपे गए भाई बहन से नफरत करता था और मुख्तार भी अब इनकी जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता था। नाजिया और मुख्तार के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से तो ये लगता है कि ये सब कुछ मुख्तार का ही किया जाए। तुमने उसकी फैक्ट्री में पूछताछ की? यस सर, उसके साथ काम करने वालों से पूछताछ की तो पता चला कि वो पूरी रात वहीं था। और सब वसीम, नाजिया और नूर भी अपनी बताई हुई लोकेशन पे मौजूद थे। सब लोग अपनी बताई हुई जगह पे मौजूद थे, तो फिर ये कौन हो सकता है जिसने ये तीनों कत्ल की? सर ये यूसुफ, सोहेल और जायदा, इन तीनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हमारा शक सही निकला। बकरा हलाल करने वाले तरीके से ही गले काटे गए। तीनों के पेट में बेहोशी की दवा मिली। यही वो कारण था कि ना तीनों में से कोई चिल्लाया, ना ही किसी ने बचाव के लिए हाथ पैर मारे। बेहोशी की हालत में उन्हें पता भी नहीं चला कि उनका गला काटा जा रहा है। राइट सर। जोशी सर, इस एरिया में जितने भी कसाई हैं उन सब के नामों की लिस्ट चाहिए मुझे, और पता करो कि तीनों ने रात को खाया क्या था। यस सर। पागल है क्या? मरना है तेरे को? पागल है क्या तू? देख, जो होना था ना वो हो गया। अल्लाह की मर्जी के आगे किसी की बात नहीं चलती है ना।
और ये सब क्या कर रही है तू? उधर उन तीनों को दफनाया नहीं है, उनको मिट्टी नहीं दी है, और तू तू चिकन बना रही है। अब्बू ने कहा था। उन्हें कहा था? यूसुफ, सोहेल और जायदा ने रात को क्या खाया था? खाया क्या मैडम? खाना खाया था। वही पूछ रही हूँ, क्या खाया था? वो बिरयानी खाई थी। किससे मंगाई थी बिरयानी? तूने फिर उस गरीब नवाज वाले से बिरयानी मंगाई? मैंने कहा ना वो आदमी मुझे पसंद नहीं है। वो पैसे के लिए रुकता है, इसीलिए उधार मंगाती है उससे। मना किया था ना मैं तुझे। तूने उसकी बिरयानी खिलाई ना उस गलीस आदमी की, उसी ने तेरे बच्चों की जान ली है। कुछ भी मत बोलो, अल्लाह से डरो। अरे ऊपर वाले ने जबान दी, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी। अल्लाह का डर मुझे मत दिखा। उसने तेरे बच्चों की जान तो ले ली है, अब ये बता कि वो मुझे कब मारने वाला है? मुझे लगता है कि हमें इस केस को दोबारा से एक बार चेक करने की जरूरत है। बच्चों को बेहोशी की दवा वाली बिरयानी खिलाई गई, फिर कोई दरवाजे की कुंडी काटकर अंदर आया और तीनों के गले काट दिए। और जिस वक्त ये हादसा हुआ, फैमिली के बाकी लोग अपनी बताई हुई लोकेशन पर ही थे। जोशी, ये नाजिया जब भी कहीं बाहर जाती है तो गरीब नवाज होटल से बिरयानी मंगाती है। बोल, क्यों बेहोशी की दवाई मिलाई थी खाने में? क्यों मारा था नाजिया के बच्चों को? बोल। अपू ने कोई दवाई नहीं मिलाई मैडम, और अपू ने किसी को नहीं मारा मैडम। इतने बड़े डेगचे में मैडम बिरयानी बनती है, इसके अंदर अपन दवाई कैसे डालेगा? अपू ने तो मैडम पार्सल किया था, डिलीवरी तो अपन के लड़के करते हैं ना मैडम। उस लड़के का नाम क्या था जिसने डिलीवरी की थी? मैं ही उस दिन वो बिरयानी का पार्सल लेके गया था। उस घर के बाहर मैंने बिरयानी रखी और मैं वहां से निकल पड़ा। क्यों? बाहर रख के चले क्यों गए? किसी घर वाले के हाथ में क्यों नहीं दी? ऐसा ही चलता है मैडम, बहुत लोगों का डिलीवरी होता है ना, और कुछ लोग पैसा बाद में देता है, इसलिए वो मैं डिलीवरी का पार्सल घर के बाहर रख के वहां से चला जाता है। फिर जिसका वो पार्सल होता है वो ले लेता है। इसका मतलब है कि लड़के के बिरयानी रख के जाने के बाद किसी ने उसमें दवा मिलाई। मतलब कोई जानता था कि बिरयानी आने वाली है और डिलीवरी का तरीका भी। इसका मतलब ये कत्ल एक सोची समझी साजिश के तहत किए गए हैं। सर, ये काम इन्हीं चारों में से किसी एक का हो सकता है, मुख्तार, वसीम, नाजिया या नूर। और क्योंकि कत्ल के वक्त ये चारों लोग अपनी बताई हुई जगह पर मौजूद थे, इसलिए ये काम इन्होंने किया नहीं, शायद किसी से करवाया होगा। जोशी, ये जो किसी है ना, इसका पता लगाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। राइट सर। पता करो कि ये नाजिया इससे पहले कहाँ रहती थी, क्या करती थी और उसने मुख्तार से शादी क्यों की। सर, एक इन्फॉर्मेशन मिली है। क्या? सर, पूछताछ से ये पता चला कि मुख्तार भी बकरा काटता है। हकीका का बकरा काटने को लोग उसको ही बुलाते। हकीका मतलब? हकीका एक रस्म होती है जोशी, बच्चा पैदा होने के चौथे दिन हकीका किया जाता है। मैडम, मुझे जितना पता था उतना मैंने बता दिया और मुझे कुछ पता नहीं। अरे नूर बेटा, कैसी हो? ये पहले से ऐसी गुमसुम थी या हादसे के बाद ऐसी हुई है? नहीं मैडम, ये हादसे के कुछ दिन पहले से ऐसी हुई। तो पहले तो बहुत खुश रहती थी, मुस्कुराती थी, मस्ती करती थी, लेकिन पता नहीं कुछ दिनों से इसे क्या हो गया, गुमसुम से रहने लगी है। तुम और मुख्तार फैक्ट्री में एक ही शिफ्ट में काम करते हो ना? जी साहब। परसों रात जब उसके घर में हादसा हुआ, वो यहीं था तुम्हारे साथ? हाँ साहब, वो यही था। पूरा टाइम तुम्हारे सामने था? हाँ साहब, पर सुबह जब उसके घर से कॉल आया तो वो रोने लगा और फिर घर चला गया। तुम्हें अच्छी तरह याद है इस बीच वो कहीं नहीं गया था, यहीं था? हाँ साहब, वैसे हम लोग बाथरूम जाते रहते हैं, लेकिन उस रात उसका पेट खराब था। पूरे टाइम में कम से कम 7-8 बार तो गया होगा वो बाथरूम में। उस रात तो वो फैक्ट्री से ज्यादा बाथरूम में ही था साहब। यहाँ बाथरूम का है? आइए साहब, मैं दिखा देता हूँ। ये इधर बाथरूम है साहब। ये रास्ता कहाँ जाता है? साहब, ये रास्ता आगे से आप सीधा जाएंगे और राइट लेंगे तो भिवंडी के धामनकर नाके पे रास्ता निकलता है ये। और मुख्तार तो यहीं से पैदल चलता आता जाता है। और ये रास्ता उसके चौल के लिए शॉर्टकट भी है, तो 5-7 मिनट में चल के भी फैक्ट्री पे टच हो जाता है वो साहब। सर, ये नाजिया इससे पहले भिवंडी के निजामपुरा एरिया में रहती थी और अकेली औरत तीनों बच्चों की जिम्मेदारी उठाती थी। यूसुफ तो पहले से निकम्मा था, बड़ा बेटा होने के बावजूद भी उसका खर्चा नाजिया ही उठाती थी। और सब वो मुख्तार को पहले से ही जानती थी, जिम्मेदार है, बाल बच्चों वाला है, सोच के शादी कर ली, बस यही उसका पास्ट है। और सर, उसके प्रेजेंट के बारे में एक बात पता चली है। उस गरीब नवाज बिरयानी वाले के आसपास हमने पूछताछ की तो पता चला कि मैडम, एक गरीब नवाज बिरयानी वाला है,
इसका है ना नाजिया के साथ मजबूत चक्कर चल रहा है। जैसे ही इसका पति मुख्तार फैक्ट्री के लिए जाता है वैसे ही आ जाती इधर इसे नील मटक्का करने। मैडम ये आदमी बहुत चैप्टर है, 1 महीने से ज़्यादा किसी को उधारी रखता नहीं है मैडम, लेकिन पता नहीं नाजिया से पैसा लेता भी है या नहीं। खुदा की कसम साहब, अपन का उससे कोई वास्ता नहीं है। कैसे मान ले कि तेरा उससे कोई वास्ता नहीं है? तेरी उधारी की नोटबुक देखी है, पिछले 8 महीने में 1 पैसा नहीं लिया तूने नाजिया से। क्यों? कोई खैरात वैरात बांट रहा है क्या? साहब वो अपन का नाजिया से कुछ नहीं है साहब। हाँ साहब, अपन उसको लाइन वाइन मारता था साहब, वो पलट के अपन को कुछ नहीं बोलती थी, और साहब कभी कभी इधर उधर हाथ भी लगाता था तो वो मुस्कुराती थी साहब। मेरे को लगा साहब एक बारी नाजिया झांसे में आ जाएगी और उसके बाद मैं उससे पूरा पैसा वसूल कर लूंगा साहब। और जब हिसाब चुकता नहीं कर पाया तो तूने बदला लेने के लिए नाजिया के बच्चों को मार डाला। और तेरे अकेले की प्लानिंग थी या नाजिया भी शामिल है इसमें? साहब अपन धंधे की कसम खा के कहता है, अपन ने कुछ नहीं किया साहब, अपन बीवी बच्चे वाला आदमी है साहब। उस दिन साहब मैं अपने दोस्तों के साथ वीडियो पार्लर में पिक्चर देख रहा था साहब। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप वीडियो पार्लर वाले आदमी से पूछ सकते हैं साहब। तुम मियाँ बीवी में झगड़े किस बात को लेके रहते हैं? झगड़ा? हम दोनों में कोई झगड़ा नहीं था साहब। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है हम बिना पता किए आ गए? सच सच बोलो। अभी 1 साल पहले तुम्हारी शादी हुई है और कुछ दिनों बाद ही तुम लोगों में झगड़े होने लगे, वो भी ऐसे कि पूरी चौल सुन सके। बोलो क्यों होते थे तुम लोगों में झगड़े? साहब मेरा मियाँ हमेशा मेरे से गुस्सा ही रहता था। किस बात का गुस्सा? मेरे बच्चों की वजह से। वो उससे निकाह करने में आनाकानी कर रहा था, तो मैं उससे निकाह के वक्त वादा की कि मैं मेरे 3 बच्चों को गाजियाबाद भेज दूंगी, पर मैं भेज ना पाई साहब। माँ हूँ, कैसे अपने बच्चों को अपने से दूर करती। इसी वजह से वो हमेशा मेरे से मचमच करता था, फूटी आंख निभाते थे मेरे बच्चों से, आंखों में चुपते थे। यही वजह थी झगड़े की। जोशी सर, इस मुख्तार का टाइम पूरा हो गया, उठवा लो इसे फैक्ट्री से। यस सर। सब सच बोल रहा हूँ, उस रात में मैं नाइट ड्यूटी पर फैक्ट्री में काम कर रहा था। जहाँ से बाथरूम जाने के बहाने तुम कई बार गायब हुए थे। असल में तुम उन तीनों को पसंद ही नहीं करते थे और इसलिए उनसे पीछा छुड़ाने के लिए तुमने उन्हें मार डाला, वो भी गला काट के, जिसमें तुम माहिर हो। मैं गायब नहीं हुआ था, उस दिन सचमुच मेरा पेट खराब था। सब ये मानता हूँ मैं कि उन तीनों को मैं पसंद नहीं करता, लेकिन मैंने उनको नहीं मारा, सच बोल रहा हूँ साहब। जोशी सब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। सब भी अरे जोशी छोड़ दो इसे। सर? जोशी फिलहाल इसके खिलाफ हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन मिल सकता है, जिसके लिए इसे छोड़ना जरूरी है। नजर रखो इस पे, एक कांस्टेबल लगा दो इसके पीछे। यस सर। मुख्तार, वसीम, नाजिया और नूर, इन चारों पे शक के सिवाय हमारे हाथ कुछ नहीं लगा, पर मुझे पूरी उम्मीद है इस केस में लीड हमें इन्हीं के घर से मिलने वाली है। जोशी सर। यूसुफ, सुहेल और जाहिदा, इन तीनों के सामान की तलाशी लेनी पड़ेगी। हिस्ट्री निकालो इनकी। सर पड़ोसियों से पूछताछ के दौरान ये पता चला है मुख्तार की बेटी नूर पहले से ऐसी नहीं थी सर, अभी कुछ दिनों से ही सहमे सहमे रहने लगी है और पड़ोसियों का मानना है कि उसके साथ शायद कुछ हुआ है। सब्र नहीं होता अफरीन, नहीं होता सब। मेरे बच्चों के बिना मैं नहीं जी सकती। क्यों मेरे पास उन बच्चों के साथ किसी ने ऐसा किया? ए नूर उठ। अरे तेरे को कितनी बार बोला रे दिन में नहीं सोने का, मनुष्यत मत फैला घर में, चल उठ। ए सोतली उठ, उठ ना। नूर, ए नूर, नूर उठ, नूर। नूर, ए नूर आंखें खोल, नूर उठ। क्या किया तूने? ए नूर, नूर आंखें खोल। ये सब कैसे हुआ? सब वो नूर ने नींद की गोलियां खा ली थी, ये मिला उसके बगल से।
अच्छा, नूर ने जब ये गोलियां खाई तुम घर ही पे थे? नहीं साहब, मैं घर पे नहीं था, पर जैसे ही आया ना तो वो गोलियां खा के सोई हुई थी। मैं उसको उठाया तो देखा मैं। नूर ने ये आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की? नहीं मालूम साहब। इन दिनों कुछ ऐसा था जिसकी वजह से नूर मायूस हो? मतलब कोई अफेयर, किसी से कोई प्यार मोहब्बत का चक्कर? नहीं साहब, नूर मेरी बहन है। नाजिया की औलाद नहीं है जो ये सब काम करेगी। जबान संभाल के बात कर। खबरदार जो मेरी बेटी को कुछ कहा तो मैं जानती कि तेरा खानदान कितना पाक और साफ है। मेरे खानदान पे जाएगी तू? मेरे खानदान पे जाएगी? ये मासूम बनने का नाटक मेरे सामने मत कर। सबको पता है कि तेरी बेटी क्या करती है, मुंह मारती फिरती है पूरे मोहल्ले में। पूरे खानदान के मुंह में गटर है, जब भी मुंह खोलेगा बास मारता है। शिशु तेरे बगल में बैठे हैं, इनके कारण से तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ रही है ना, वरना बता देता था तेरे को अभी। चुप! ये हॉस्पिटल है, तुम लोगों की चौल नहीं। बैठो चुपचाप। नूर की हालत अब ठीक है, लेकिन होश आने में थोड़ा टाइम लगेगा। इंस्पेक्टर, 1 मिनट आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इंस्पेक्टर, डेफिनेटली ये सुसाइड अटेम्प्ट का केस है, लेकिन इस अटेम्प्ट की कोई बड़ी वजह है, क्योंकि नूर के बॉडी पे चोट और खरोच के काफी निशान हैं। आई एम श्योर इंस्पेक्टर, किसी ने उसे फिजिकल अब्यूज किया है, जिसकी वजह से उसने सुसाइड करने की कोशिश की। नूर, तुम्हें पता है कि आत्महत्या करना जुर्म है, इसके लिए सजा भी हो सकती है। होने दो साहब, वैसे भी मरना ही है। क्यों मरना चाहती हो? क्या हुआ तुम्हारे साथ, हमें बताओ। शायद हम तुम्हारी कुछ मदद कर सके। डॉक्टर को बुलाओ। नूर की हालत को समझते हुए पुलिस ने उसके साथ सख्ती नहीं दिखाई, बल्कि उसका विश्वास हासिल किया, और नूर ने भी पुलिस को अपना हमदर्द पाया और अपने साथ हुए अत्याचार की कहानी उन्हें सुनाई कि कुछ दिन पहले कुछ लड़कों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया था। पुलिस ने नूर की काउंसलिंग का इंतजाम किया ताकि वो इस हादसे से बाहर आ सके, और इस सच्चाई से मिले पहलुओं ने इस केस को और संगीन बना दिया। एक ही घर में 2 बड़े अपराध हुए थे। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या कोई साजिश? क्या दोनों अपराध एक दूसरे से जुड़े हुए थे? सर, एक ही घर के सदस्यों के साथ 4 दिन के अंदर 1 रेप और 3 कत्ल हुए हैं। मुझे लगता है ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि दोनों हाथ से एक दूसरे से जुड़े हुए हो सकते हैं। हो सकता है। जोशी, जिस एरिया में नूर के साथ रेप हुआ था वहां छानबीन करो। यस सर। पॉसिबल है हमारे हाथ में कोई सबूत या कोई गवाह लगे। जैसे ये बलात्कारी हमारे हाथ आएंगे, कातिल तक पहुंचना आसान हो जाएगा। तब तक मैं इस मुख्तार से दोबारा से पूछताछ करता हूं। देखो, अंदर चेक करो। क्या साहब? हाँ, कुछ नहीं है उसमें। मरे हुए बच्चों के सामान में क्या मिलेगा साहब आप लोगों को? अरे अरे क्यों गिरा रहे हैं सब? हाँ, बाहर निकालो सब। अल्लाह का कुछ तो खौफ करो। अरे बोलो ना तुम कुछ। क्या ये सब? हाँ, पैसा। अल्लाह का खौफ तुम जैसे लोगों को होना चाहिए। तावड़े, ये नंबर चेक करो। जी हाँ मैडम, पिछले लगभग 15 दिन से कुछ लड़के एक लड़की के पीछे हाथ धोके पड़े थे। ध्यान से देखिए, ये है वो लड़की? हाँ मैडम, यही है वो लड़की। अच्छा, इसी एरिया के हैं तो तुम तो जानते होंगे। कौन है वो लड़के? सबको तो नहीं जानता मैडम, 1-2 को जानता हूँ। इधर ही पास वाली झोपड़पट्टी में रहते हैं। चेक करो इसमें। क्या मिलेगा उसमें साहब?
ये आपने दिया था अपनी बेटी को? नहीं सर, पहचानते हैं आप लोग इसे? ये तो मेरा छोटा भाई है। मेरे को बात सुनाते ना तुम लोग। देखो कितने बेगैरत निकले ये लोग। साहब, अपनी बेटी की उम्र की लड़की से निकाह करना चाहता था ये शाहिद खान, हाथ धो के पीछे पड़ गया था मेरी बच्ची के। इसी से अपनी बच्ची को बचाने के लिए मैंने इससे निकाह बनाया कि रिश्ता बदल जाएगा, चाचा बन जाएगा तो कुछ तो शर्म करेगा। लेकिन नहीं, ये बेगैरत सुधरा नहीं। इसी ने मेरी बेटी को बहलाया फुसलाया होगा और मैं तो कहती हूँ इसी ने मारा है मेरी बच्ची को। क्या हुआ साहब? तलाशी लो। यस सर। साहब पर हुआ क्या साहब? मुझे क्यों मार रहे हैं साहब? क्या किया मैं? तेरी खुमारी उतारने के लिए 16 साल की नाबालिग लड़की से शादी करना चाहता था और जब उसने तेरी बात नहीं मानी उसको मार डाला तूने। ये क्या बोल रहे हैं साहब? मैं क्यों मारूंगा जाहिदा को? साहब मैं तो दिल से चाहता था उसको। सच्ची बोलता हूँ साहब, मैंने नहीं मारा। सर, ये मर्डर वेपन मिला है, इसके ऊपर खून के दाग भी है सर। बोल नहीं तो कुछ भी बोलने के लायक नहीं छोड़ूंगा। साहब मैं सच्ची बोल रहा हूँ साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। मैं काय को मारूंगा जाहिदा को साहब? क्योंकि तू जाहिदा से शादी करना चाहता था और नाजिया ने तेरे भाई मुख्तार से शादी करके तेरा प्लान चौपट कर दिया और बदला लेने के लिए तूने नाजिया के बच्चों का खून कर दिया। अरे नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया तो वो खून लगा चौपर तेरे घर में क्या कर रहा था? साहब मेरा धंधा है, वो तो रहेगा ना मेरे पास। मटन की दुकान है मेरी, वो जो खून लगा ना साहब उस पे वो इंसान का नहीं है, बकरे का है। धंधा दुकान पे होता ना, तो चौपर तेरे घर कैसे आया? कुर्बानी का बकरा काटने के लिए लेके आया था साहब। जाहिदा के बैग से हमें तेरी फोटो और कुछ गहने मिले। तूने दिए? कहाँ से आया उसके पास? हाँ साहब, मैंने ही दिए थे साहब। उसकी क्लास छूटने के बाद हम लोग मिला करते थे। हम लोगों ने प्लान बनाया था कि वो 18 के होते हैदराबाद भाग जाएंगे, वहाँ जाके निकाह करेंगे। देख, सच क्या है झूठ क्या है वो तो फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चल जाएगा, मगर सोच ले, लेकिन उसके बाद तेरे पास अपनी सजा कम करवाने के लिए मौका नहीं होगा। सर, साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब मुझे छोड़ दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया है साहब। खड़ा हो। तुम क्या? साहब हम लोगों ने किसी का रेप नहीं किया साहब। क्यों किया? क्यों किया? नहीं साहब, आपको कौन झूठ बोला साहब? झूठ बोला? झूठ बोला? सब हम सच बोल रहे साहब। सब हम सच बोल रहे, हमने कुछ नहीं किया साहब। लाइन में लगाओ सबको। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने। क्या किया था मेरे साथ? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की? मैं क्या करती? रुको इसे। अल्लाह ने तुम्हें दोजख में जगह नहीं देगा। अल्लाह छोड़ोगे नहीं मैं तुम्हें। क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने?
हम लोगों ने उस लड़की का रेप किया था साहब, लेकिन साहब अपने मन से नहीं किया था साहब, किसी और के कहने पे किया था साहब। किसके कहने पे? क्यों किया? हाँ साहब, मैंने बोला था उन लोगों को रेप करने को साहब। साहब पर मैं सच कह रहा साहब, मैं नूर के भले के लिए बोला था साहब। सब वो नाजिया नूर का निकाह एक बूढ़े इंसान के साथ कर रही थी साहब। तब मेरे को और कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था साहब। मैं सोचा कि नूर नापाक हो जाएगी तो ये रिश्ता टूट जाएगा साहब, और घर वाले ये बात किसी को बताते नहीं। फिर मैं उसे शहर ले जाके उसका रिश्ता किसी अच्छे लड़के से कर देता था साहब। साहब तू इंसान कहलाने के लायक ही नहीं, क्योंकि कोई भी इंसान इतना वाहियत नहीं सोच सकता। अपनी सगी बहन का रेप करवाया तूने, जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म दिया उसे। मैं तो सिर्फ एक रात का दर्द दिलवाया था उसको साहब, लेकिन अगर वो बूढ़े इंसान से उसकी शादी हो जाती थी ना साहब, तो जिंदगी भर वो यही दर्द में जीती थी साहब। इतना मारो इसे कि ये मार ये जिंदगी भर तक ना भूले, और इसे एहसास हो कि एक रात का दर्द क्या होता है। नूर के साथ हुए बलात्कार का सच इंसानियत को शर्मसार करने वाला था, जिससे साफ पता चलता था कि वसीम की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। इसका जिम्मेदार मुख्तार भी था। उसने सिर्फ बाप होने के नाते अपने फैसले अपने बच्चों पर थोप दिए थे और उन्हें असुरक्षा की भावना के हवाले कर दिया, जिसने वसीम को जानवर बनाया और नूर को जिंदगी भर का दुख दे दिया। दूसरी तरफ शाहिद के चौपर पर लगा खून बकरे का ही साबित हुआ, और ये सवाल फिर से जीरो से शुरू हुआ कि आखिर ये कत्ल किसने किए। संदिग्ध कई थे, लेकिन सबूत एक भी नहीं था। सर, आपका शक सही निकला। उस रात ये तीनों मुख्तार के घर के आसपास ही थे। सब बता दो साहब, सब बता दो। जैसे नूर का रेप हम लोग ने वसीम के बोलने पे किया था, वैसे वसीम ने हम लोग को उन तीनों को मारने को बोला था साहब। वसीम ने हम लोग को उन तीनों का गला काटने के बदले उसके बहन के साथ मजे लेने के लिए बोला था साहब, और बोला ये सब एडवांस मान के चलो साहब। मैं क्या करता था सर? नफरत थी मुझे नाजिया के बच्चों से। घर में घुसने को महीने हो जाते थे साहब, सवारी देने के पैसे नहीं थे मेरे पास। इसके लिए मैं नूर का सौदा किया था उन लोगों से। उसके बाद मैं नाजिया को बिरयानी की दुकान पे देखा। मैं समझ गया कि ये बिरयानी का ऑर्डर देने आई है। उसका थोड़ा देर बाद नूर मेरे गैराज पर आई और बोली, भाईजान तू गैराज क्यों आई रे? बोल। मैं और नाजिया खाला के घर मेहंदी के लिए जा रहे हैं, तो आपके खाने का क्या करना है? भेजूं या काय को जा रही है तू? तेरे को मालूम है ना, मैं पूरी तरकीब लगा के उसको घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, फिर भी तू उसके साथ में जाके रिश्तेदारी निभा रही है। कहीं नहीं जाएगी, तू घर पे बैठ शांति से। भाईजान अभी रिश्तेदार के घर मेहंदी है, तो जाने को ना कैसे बोलूं? उसके वो 3 पिल्ले भी जा रहे हैं या तू अकेली जा रही है उसके साथ में? नहीं, आने में सुबह हो जाएगी, इसलिए उन्हें घर पे छोड़ के जा रहे हैं। वो काम पे जाएंगे या वो भी रिश्तेदारी निभाने जाएंगे नाजिया के यहाँ? नहीं, अब वो नहीं जा रहे क्योंकि वो मुझे और नाजिया को छोड़ के फैक्ट्री चल रहा है। मैंने बातों में नूर से सब पता किया। मेरे को लगा ये अच्छा मौका है। मैं उन तीनों को फ़ोन किया और बोला कि आज बकरा काटने का, और खुद चाल के बाद बिरयानी आने का इंतज़ार किया। जब नीर उधर आकर बिरयानी छोड़ा तो मैं जाके उसमें बेहोशी की दवाई मिला दी और भागा उधर से। जब तू ये प्लानिंग कर रहा था तो अपना फोन गैरेज में छोड़ा था? हाँ साहब, मेरे को मालूम था आप लोग मेरा मोबाइल का लोकेशन निकलवाओगे। चौल से आने के बाद क्या हुआ? उधर से आने के बाद जैसा जैसा मैं तय किया वो तीनों वैसे ही किए। दरवाजे का कुंडी काटा, अंदर घुस के एक का गला काट के मार दिया उनको।
साहब मैं खूनी नहीं है साहब। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मेरी फितरत नहीं है साहब ये सब। साहब वो तो अपुन के घर में अपुन का हक मरता देख के खून खोलता था अपुन का साहब। अपनी बहन का रेप करवाते वक्त खून नहीं खोला था तेरा? तेरे सारे गंदे जुनून शांत करने के लिए तुझे तेरी सही जगह पे भेज रहे हैं हम, जहां पर तेरे को अपनी फितरत परखने का पूरा मौका मिलेगा। साहब साहब अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का हक हर इंसान को, लेकिन यह भी बेहद जरूरी है कि इंसान अपनी जिम्मेदारियों और रिश्तों के दायरे को समझते हुए ही इस हक की सीमा को तय करे। वसीम दरअसल मानसिक रोगी था, क्योंकि अपनी बहन क्या किसी का भी बलात्कार करवाना एक बीमार मानसिकता की निशानी है। स्वार्थ के इस खेल में नूर बेकार में ही पिस गई थी, लेकिन काउंसलिंग के बाद अब उसकी हालत में सुधार है। वसीम को नूर का बलात्कार करवाने की और यूसुफ, जाहिदा और सोहेल की हत्या करवाने की साजिश के लिए गिरफ्तार किया गया और उन तीनों लड़कों को नूर का बलात्कार करने और तीनों बच्चों की हत्या करने के लिए गिरफ्तार किया गया। फिलहाल ये सभी जुडिशियल कस्टडी में हैं। रिश्ते जब निभाने की बजाय फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल किए जाने लगते हैं, तब गुनाह के रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं और ये रास्ते सिर्फ काल कोठरी तक पहुंचाते हैं। संकेतों और संभावनाओं को नजरअंदाज करना हम में से ज्यादातर लोगों के स्वभाव का हिस्सा है। फिर वो चाहे सिगरेट के पैकेट पर छपी हुई वैधानिक चेतावनी हो या फिर सड़क के बीच लगा ट्रैफिक का सिग्नल। हम इन्हें देखते तो हैं, लेकिन इनका पालन करने की बजाय या सतर्क होने की बजाय इन्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। जुर्म के मामले में भी ऐसा ही होता है। जुर्म हमें अपना शिकार बनाए उससे पहले कुछ संकेत या कुछ बुरा होने की संभावनाएं हमारे रास्ते में आती हैं, जिन्हें या तो ना देख पाने या फिर देखकर भी अनदेखा करने की वजह से हम जुर्म का शिकार बन जाते हैं। इस बात का सटीक उदाहरण है कानपुर एटा हाईवे पर घटी वो घटनाएं जिन्होंने ना सिर्फ पुलिस को सकते में ला दिया, बल्कि लोगों के दिलों में वो दहशत भर दी कि लोग इस हाईवे पर आने से भी डरने लगे। हेलो, सर, इसकी जेब में ना तो कोई आईडी है और ना ही कोई ऐसी दूसरी चीज़ जिससे कि इसकी पहचान की जा सके। लेकिन इसने जो शर्ट पहन रखी है उस पर टेलर का लेबल लगा हुआ है, किशोर टेलर। एक काम करो, बस की सवारियों से भी अच्छी तरह से पूछताछ करो, हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन मिले। ओके सर। तुमने तो ये हादसा होते हुए देखा था, उन कातिलों का चेहरा भी देखा होगा तुम लोगों ने। उन लोगों को तुम पहचान सकते हो? साहब, हम थोड़ी दूरी पर थे और अंधेरा काफी था, तो पहचान तो नहीं सकते, लेकिन हाँ साहब, 3 लोग थे। आशीष सर, एक काम करो, इसकी फोटोग्राफ्स निकलवाओ और आसपास के थाने में सर्कुलेट करो, क्योंकि इसके पास ना तो कोई सामान मिला है ना कोई लगेज। हो सकता है ये आसपास के किसी गांव का ही रहने वाला हो। जी सर। कानपुर एटा हाईवे पर 3 लोगों द्वारा बीच सड़क में एक व्यक्ति की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के लिए इन हत्यारों को पकड़ना ही अकेली चुनौती नहीं थी, बल्कि सबसे पहली और बड़ी चुनौती थी इस मारे गए व्यक्ति की पहचान ढूंढ निकालना। सिर्फ इस आदमी की पहचान ही वो चीज नहीं थी जिससे पुलिस अब तक अनजान थी। वो अनजान थी इस हाईवे पर घटने जा रही एक दूसरी वारदात से, जो पहली वारदात की जगह से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर घटने जा रही थी। हेलो पुलिस। साहब, मैंने ही फोन किया था। तुषार, ये तो मर चुका है। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम भेजने का इंतजाम करो और आसपास की जगह अच्छी तरह से छान मारो। चलो।
मिला? सर ये गाड़ी रहमत अली के नाम की है, ये देखिए इसके घर का एड्रेस। एक काम करो, इसके घर वालों को इत्तला करो। यस। और तुम्हें कैसे पता चला? साहब मैं तो टैक्सी ड्राइवर इधर ही रेलवे स्टेशन पे खड़ा होता हूँ। आज कोई सवारी नहीं मिली तो सोचा घर चला जाऊँ। यहाँ आइए जल्दी। हाँ तुषार। सर ये तो जिंदा। फौरन एम्बुलेंस बुलाओ। सर। सर इधर देखिए। हॉस्पिटल से खबर आई है, उस औरत की हालत ठीक नहीं है। चाकू से करीब 15 वार हुए उसकी बॉडी पर। खून काफी बह चुका है, इसलिए बचने के चांसेस कम है। और जो आदमी उसके साथ मिला था उसकी भी हालत ठीक नहीं है। और सर जो आदमी मारा गया था उसकी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। उसकी मौत भी चाकू के वार के चलते हुई थी, लेकिन कोई खास बात सामने नहीं आई है। एक ही हाईवे पर 24 घंटे के अंदर 2 वारदातें। एक काम करो, चारों विक्टिम्स के फोटोग्राफ्स न्यूज़पेपर्स में पब्लिश कराओ। कानपुर और एटा दोनों शहरों के पब्लिक प्लेसेस पे भी इन्हें लगवाओ। ज्वेलर से बातचीत करो, क्योंकि विक्टिम्स के पास से हमें कोई सामान बरामद नहीं हुआ है। हो सकता है उनकी हत्या लूट के इरादे से की गई हो, और हत्यारे उनसे लूटा हुआ सामान कहीं ना कहीं बेचने की कोशिश जरूर करेंगे। और एक बात और, उन सभी क्रिमिनल्स को उठाओ जिनका इस तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ओके सर। सीधी तरह से बताइए काम किसने किया है, वरना एक भी हड्डी साबुत नहीं बचेगी। बोलो। हमने साहब कुछ नहीं किया साहब, सच बोल रहा हूँ साहब। हमें तो पता भी नहीं साहब, चाहिए तो आप किसी से भी पता कर लो। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, करो इनकी खातिरदारी। सर सबके बारे में पूछताछ की, इनमें से कोई भी घटना के वक्त हाईवे पर मौजूद नहीं था। सबके घरों की तलाशी भी ली, लेकिन किसी के घर से कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जिसके चलते इन्हें दोनों मामलों में से किसी से भी जोड़ा जा सके। यानी या तो ये काम बाहरी लोगों का है, या फिर ये मामला कुछ और ही है। हम बहुत गरीब लोग हैं और हमारे पति कानपुर टैक्सी स्टैंड पर टैक्सी लगाते थे और वहीं से एटा, अलीगढ़ और लखनऊ के लिए सवारियां लेके जाते थे। वो तो लौट के आने वाले थे, उनका फोन भी नहीं आया। यानी तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पति किस पैसेंजर को कहाँ लेकर गए थे? हम कुछ भी नहीं जानते इस बारे में। तुषार चलो। फिर बच्चा कहाँ है? आपका बच्चा? जी हाँ, रितेश हादसे के वक्त मेरे साथ ही था। लेकिन हमें वहां तो कोई बच्चा नहीं मिला। जिस टैक्सी में आप सफर कर रही थी वो ड्राइवर था और एक आदमी था जो शिवा, मेरे पति मेरे साथ ही थे। वो क्या शीतल जी, हमें बहुत अफसोस है। हम जब तक वहां पहुंचे वो दम तोड़ चुके थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए शीतल जी, आपको हमारी मदद करनी होगी। हो सकता है इस वक्त आपका बच्चा हमलावरों के पास हो। उसकी मदद हम तभी कर पाएंगे जब आप हमें कुछ बताएंगे। वो लोग कौन थे, ये सब कैसे हुआ, कितने लोग थे? सर, मेरे पति शिवम और बेटे रितेश के साथ एटा जा रही थी। खाना अच्छा था ना? हाँ। मुझे बहुत जोर से सुसु आई है। अरे भैया जी, जरा गाड़ी साइड में लीजिए ना। भाई साहब रात है, आगे 2 किलोमीटर पे ढाबा है, वही रोकते हैं। अरे भैया जी समझा करो, बच्चा है। ठीक है। आजा बेटा। मैं अपने बेटे को पेशाब कराने के लिए झाड़ियों की तरफ गई, तभी पीछे से शिवम के चीखने की आवाज आई। शिवम! सीता!
प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। किसी का चेहरा देखा आपने? नहीं सर, वहाँ बहुत अंधेरा था, उससे पूरे चेहरे पर गमछा बांधा हुआ था। मेरे बच्चे को बचा लीजिए। आप हम पर भरोसा रखिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, आप चिंता ना करें। एक ही हाईवे पर हुए इन 2 हादसों में से एक हादसे में शिकार हुए व्यक्ति की पहचान अभी तक नहीं हो पाई थी और दूसरे हादसे में शिकार हुआ था एक परिवार जिसमें पति की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी और पत्नी गंभीर रूप से घायल थी। इस महिला का नाम शीतल था और इसने अपने बयान में पुलिस को बताया था कि जब ये घटना घटी थी तब उस वक्त टैक्सी में उनके साथ उनका 8 साल का बेटा रितेश भी मौजूद था। लेकिन पुलिस को घटनास्थल पर ना तो वो बच्चा मिला था और ना ही उसकी बॉडी। क्या एक ही हाईवे पर एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर और थोड़े ही वक्त के अंतर में हुए इन दोनों मामलों का आपस में कोई संबंध था? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने उस इलाके में सक्रिय सभी मुजरिमों और हिस्ट्री शीटर से कड़ी पूछताछ की, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। कुल मिलाकर इस मामले में सफलता अभी कोसों दूर थी। जी हाँ साहब, ये शर्ट हमने इसे लिए। किसके लिए? सर एक साहब आते हैं जय सिंह, उनके लिए सिया था। क्या ये वही है? हाँ साहब, ये तो वही है। ये कहाँ रहता है? कहाँ रहता है ये तो पता नहीं, लेकिन साहब ये भी पुलिस वाले थे। पुलिस वाले? हाँ साहब। हेलो, ठीक है सर। वो बस ड्राइवर ने जिस आदमी का हाईवे पर मर्डर देखा वो शायद झुंझर का रहने वाला है। झुंझर में? हाँ सर, एटा से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है। एक बात और सर, जिस आदमी की वो शर्ट थी उसका पता चल गया, एक पुलिस वाला था। पुलिस वाला? सर हेडक्वार्टर से ये फैक्स आया है। जयसिंह, सब इंस्पेक्टर एटा पुलिस। घटना वाले दिन से बिना किसी को इत्तला किए गायब है। उसके घर वालों को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। मैंने कहा भी था लौटते वक्त रुपए लेकर लौटना है, किसी को साथ लेकर जाए, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। क्या नाम है आपके गांव का? यही एटा के पास नरखी। हमारी वहां पुरुष देने जमीन थी, सौदा भी हो चुका था, ग्राहक 2 लाख रुपए देने वाला था, वही लेने गए थे वो। सर मैं जानता हूँ मेरे पापा को किसने मारा। किसी पे शक है तुम्हें? शक नहीं है सर, पूरा विश्वास है। मेरे चाचा ने मेरे पापा को मारा है। वो तो पहले ही अपने हिस्से की जमीन बेचकर खा चुके थे और उनकी नजर अब मेरे पापा के हिस्से पर थी। चाचा ने पूरी कोशिश की कि पापा को ग्राहक ना मिले, लेकिन पापा को एक ग्राहक मिला था। इसी वजह से चाचा बहुत चिढ़ चुके थे। राम सिंह जी साहब, उस शाम ने आपसे झूठ कहा है जी। मेरे भाई जयसिंह से झगड़ा हुआ था, बोलचाल भी बंद थी, पर उसका कारण जमीन नहीं थी, उसका कारण उसका बेटा श्याम था। जिस वक्त तुम्हारे चाचा का मर्डर हुआ था उस वक्त तुम दोनों कहाँ थे? हम सब ट्रेन में थे साहब। एक रिश्तेदार की शादी थी दिल्ली में, हमारे पास टिकट भी है। अगर आपको यकीन ना है तो आप टीटी से भी पूछ सकते हो। इतने करीबी रिश्तेदार की शादी थी, फिर भी तुमने अकेले भेजा बच्चों को। तुम खुद क्यों नहीं गए उनके साथ? साहब मैं भी जाने वाला था, पर जिस रात जाना था उसके एक दिन पहले गठिया का दर्द उठ गया। मैं चलने फिरने की हालत में नहीं था, तो ऐसी हालत में कैसे जाता मैं? इसलिए नहीं गए या जयसिंह को मारने की वजह से नहीं गए? कैसी बात कर रहे हैं आप? जयसिंह मेरा भाई था और हमारे बीच में कोई ऐसी बात नहीं थी जी। और ये जमीन वाली बात तो शाम ने झूठ फैलाई है। तो फिर सच क्या है?
किस बात पे झगड़ा हुआ था तुम्हारा जयसिंह के साथ? अरे जमीन ऐसे कैसे नहीं बेच सकता, मेरी जमीन है, मैं बेचूं कुछ भी कर, शर्म नहीं आती? पुरखों की जमीन तू इस नालायक के लिए बेचेगा? शर्म आरम की बात ना करो, इसको एडमिशन दिलाना मेडिकल में, इसके लिए जमीन तो बेचूंगा बेचूंगा। जयसिंह तू मेरा छोटा भाई है, ये तेरे को बर्बाद कर रहा है, ये नशा करता है, ये शराबी है। ये देखना आपका काम नहीं है। भैया ज्यादा बात नहीं करो, जमीन बेचूंगा तो बेचूंगा, जो करना है कर लो। तभी से हमारी बातचीत लगभग बंद हो गई थी। इसी बात का उसने फायदा उठाया और झूठ में आपसे कह दिया कि ये जमीन का मामला है। 4 दिन पहले जब जयसिंह की हत्या हुई उस वक्त तुम घर पर थे, इस बात का कोई सबूत या गवाह है तुम्हारे पास? है जी, आप हमारे डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए। गठिया का दर्द इतना ज्यादा था कि मैं चलने फिरने लायक नहीं था, वो घर में ही मुझे देखने के लिए आए थे। क्या नाम है उस डॉक्टर का? सर मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें जयसिंह के भाई को सीधा अरेस्ट कर लेना चाहिए। अगर कत्ल वाकई में उसने किया होगा तो कबूल तो मुझसे करवा ही लेंगे। नहीं तुषार, राम सिंह एक पुलिस वाले का भाई है, उसे पता है पुलिस किस तरह से काम करती है। और वैसे भी हमारे पास उस लड़के के इल्जाम के अलावा राम सिंह के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। उल्टा शक पैदा करने का काम तो जयसिंह ने किया है। जयसिंह ने? हाँ, जरा सोचो, जयसिंह रहता है एटा में है। जयसिंह सब इंस्पेक्टर एटा पुलिस, गांव उसका नरकी में है। एटा के पास नरकी? और कपड़े सिलवाता है झुंझर में। जी हाँ साहब, ये शर्ट हमने इसे लिए। सर एक साहब आते हैं जयसिंह, उनके लिए सिया था। जबकि ना तो जयसिंह का उस गांव से कोई कनेक्शन है, ना ही उसके परिवार वालों का। इसके अलावा जयसिंह जब अपने गांव से निकला उसके पास ग्राहक के एडवांस के रूप में दिए हुए 2 लाख रुपए थे। आमतौर पर आदमी इतनी मोटी रकम लेकर कहीं भी हो सीधा अपने घर पर जाता है, जबकि जयसिंह ने ऐसा नहीं किया। वो अपने घर से उल्टी डायरेक्शन में गया। क्यों? अरे इधर आओ सब लोग। आज से 4 दिन पहले इस आदमी ने यहाँ से टैक्सी ली थी, पहचानते हो उसे? नहीं सर, मैंने तो इसे नहीं देखा। साहब इसे देखा तो है, ये गणपत की गाड़ी में गया था साहब। कहाँ मिलेगा ये गणपत? मैं गणपत हूँ साहब। क्या हुआ साहब? इस आदमी को पहचानते हो? जी साहब, 4 दिन पहले यहीं से लेकर गया था मैं इसे अपनी गाड़ी में। लेकिन बात क्या है साहब? इस आदमी का खून हो गया है 4 दिन पहले। इसे तुम कैसे मिले थे, कहाँ लेकर गए थे, सब जानना है हमें। जी साहब, मैं 4 दिन पहले यहीं से लेकर निकला था उनको अपनी गाड़ी में। एक काम करो, गाड़ी को यहीं साइड में रोक दो, मैं इधर ही उतर जाता हूँ, पास में ही जाना है। अरे साहब मैं छोड़ता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, ये ले। अरे साहब मैं छोड़ देता हूँ ना। नहीं कोई बात नहीं, चलिए। वो जहाँ जाना चाहता था उससे बहुत पहले उतर गया था साहब। ठीक है, लेकर चलो मैं जहाँ उसे छोड़ा था। जी साहब। बैठो तुषार। ठीक इसी जगह छोड़ा था मैंने उन्हें साहब। उसके बाद तुमने क्या किया? साहब यहाँ से कानपुर स्टेशन पास में है साहब, मैं वहाँ चला गया और स्टेशन के बाहर सवारी का इंतजार करने लगा साहब। ठीक है, अपनी स्टेटमेंट थाने आकर दर्ज करवा देना। जी साहब। बिठाओ गाड़ी में। तुषार, जयसिंह को इसने 5:30 बजे यहाँ उतारा, उसकी मौत हुई 9 बजे के आसपास। 3 घंटे वो कहाँ रहा? 1 मिनट सर। हेलो। ठीक है सर, हॉस्पिटल से फ़ोन था, उस ड्राइवर रहमत को होश आ गया। चलो। जिसको चाय नाश्ता करना है कर लीजिए, ढाबा आ गए, 15 मिनट के लिए गाड़ी रुकेगी, चलिए। क्या हुआ था उस दिन? टैक्सी स्टैंड पर खड़े थे, वो लोग आए और अरे भैया जी, भौती चलेंगे क्या? भौतिक? बैठिए। खाना अच्छा था ना? हाँ। मुझे बहुत जोर से सुसु आई है। आजा बेटा। अरे शीतल जल्दी करो। आपको नहीं पता, वो औरत और
बच्चे का क्या हुआ? उस औरत का नाम शीतल है, उस पर भी चाकू से वार किए हैं, लेकिन वो बच गई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। कितने लोग थे? उनका चेहरा देखा आपने? एक ही था साहब। रहमत जिसकी टैक्सी में सफर करते वक्त ही शीतल और उसके परिवार पर हमला हुआ था और जो खुद उस हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ था, उसके बयान से पुलिस को कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। रितेश अब भी गायब था। पुलिस को अब तक उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी, लेकिन एक अनजान शख्स था जो इस बच्चे रितेश को साथ लेकर घूम रहा था। पर ना तो इस शख्स ने अब तक रितेश के बदले में फिरौती की कोई मांग की थी और ना ही उसका ऐसा करने का कोई इरादा दिखाई दे रहा था। यह शख्स रितेश के साथ क्या करने वाला था या क्या करना चाहता था, यह कहना बहुत मुश्किल था। रितेश मेरा बच्चा कहाँ है तू? वापस आ जा रितेश। सर उस बच्चे का तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हत्यारों ने उस बच्चे को मारकर लाश को ठिकाने लगा दिया? नहीं तुषार, अगर उन्होंने उस बच्चे को मारना ही होता तो वो बच्चे को साथ लेकर क्यों जाते? हालांकि ये बात अभी हमें साफ नहीं है कि उस बच्चे को ले जाने के पीछे उनका मकसद क्या था। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर कातिलों को फिरौती नहीं चाहिए थी तो बच्चे को लेकर क्यों गए? तुषार, या तो ये कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं या फिर ये मामला कुछ और है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि वो बच्चा इस वक्त है कहाँ? सर मैंने डॉक्टर आनंद से पूछताछ की थी, वो रात को 9 बजे राम सिंह के घर गया था। आप हमारे डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए। गठिया का दर्द इतना ज्यादा था कि मैं चलने फिरने लायक नहीं था। वो घर में ही मुझे देखने के लिए आए थे। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा हो। राम सिंह ने उसे अपने दर्द के बहाने घर पर बुलाया हो और डॉक्टर के जाने के बाद राम सिंह घर से निकला हो, जयसिंह का कत्ल करके वापस आ गया हो। लेकिन सर उसके दोनों बेटे तो सच बोल रहे हैं, क्योंकि उस रात को वो दोनों ट्रेन में ही थे। हम सब ट्रेन में थे साहब, एक रिश्तेदार की शादी थी दिल्ली में। लेकिन यह भी हो सकता है कि जयसिंह के बेटे श्याम ने अपने चाचा राम सिंह को फंसाने के लिए झूठ बोला हो। शक नहीं है सर, पूरा विश्वास है। मेरे चाचा ने मेरे पापा को मारा है। एक काम करो, जयसिंह के बेटे श्याम की कुंडली निकालो, देखो कहीं उसी में तो दोष नहीं है। ओके सर। पुलिस ने जब मारे गए पुलिस वाले जयसिंह के बेटे के बैकग्राउंड की जांच की तो उनके सामने एक ऐसा चौंका देने वाला सच आया जिसकी वजह से ये बेटा अपने पिता की हत्या कर सकता था। अपने बाप का कत्ल तूने ही किया है ना? वो 2 लाख रुपए भी तूने ही उनसे लूटे थे, ड्रग डीलर्स का उधार चुकाने के लिए, है ना? नहीं सर, ये झूठ है सर। सर मैं मानता हूँ कि मैं ड्रग्स लेता हूँ, ये भी मानता हूँ कि मुझ पर कर्जा है। सर इसके लिए कोई बेटा अपने बाप को क्यों मारेगा? ड्रग्स इंसान से कुछ भी करा सकती है, अपने बाप का खून भी। सर मैं मानता हूँ, इसलिए तो ड्रग्स छोड़ने की कोशिश कर रहा था मैं। आप पता करवा लीजिए सर, मैं कितने दिनों से वहाँ पर नहीं गया हूँ। सर मैंने मेरे पापा को नहीं मारा सर, मुझ पर यकीन कर लीजिए सर प्लीज़, मैंने मेरे पापा को नहीं मारा। ठीक है, जा अभी। सर क्या लगता है आपको, ये जो बोल रहा है वो सही है? तुषार, फिलहाल इसे झूठा साबित करने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। एक काम करो, 24 घंटे इस पर नजर रखो। यस सर। मैडम जी, हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि आपका बेटा आपको जल्दी मिल जाए। खुदा हाफिज। रितेश, आप इसको जानते हो? हाँ साहब, इस आदमी को तो मैं देखा साहब। यहाँ पर रहता तो नहीं था, लेकिन अक्सर आ जाया करता था साहब। हमारी दुकान से सिगरेट वगैरह खरीद कर यहाँ से चला जाता था साहब। कहाँ जाता था, कुछ मालूम है? अब ज़्यादा तो नहीं मालूम साहब, लेकिन सुना है किसी संध्या नाम की ओर से चक्कर था साहब उसका, वहीं पर जाता होगा साहब। ये संध्या रहती कहाँ पे? देखो, यहाँ हम तुम्हारे और जयसिंह के रिश्ते की बात करने नहीं आए, हम यहाँ जयसिंह के खून की तफ्तीश करने के लिए आए। साहब
उन्हें जब छुट्टी मिला करती थी तब वो मुझे घर पर मिलने आया करते थे। 14 तारीख को भी आया था? हाँ साहब, करीबन 6 बजे आए थे। और 2 घंटे के बाद चले गए। और यहाँ से जाने के थोड़ी देर बाद उसका खून हो गया हाईवे पर। यहाँ आने से पहले जयसिंह ने गांव में अपनी जमीन का सौदा किया था, जिसके एवज में उसे 2 लाख रुपए मिले थे। उसने तुम्हें बताया था? नहीं साहब, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। लेकिन अगर हमें पता लगा कि तुमने हमसे कुछ छुपाया है या झूठ बोला है तो अच्छा नहीं होगा। चलो तुषार। कैसे हुआ ये सब? मैं आराम से गाड़ी लेके आ रहा था सर, सडनली मेरी गाड़ी के सामने आकर टकरा गई। या तो ये किसी चाकू से वार किया गया है या फिर किसी धारदार हथियार से। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। सर हमने डॉग स्क्वाड के साथ मिलकर उस एरिया को अच्छे से छान मारा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। ना तो उस औरत का कोई सामान मिला है और ना ही उसका मोबाइल। जो गाड़ियां रोज वहां से गुजरती थी, जो लोग वहां से गुजरते थे, हमने उनसे भी बातचीत की, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं देखा सर। तुषार, इस हफ्ते में ये 3री वारदात हुई है। मुझे लगता है ये मामला शायद किसी गैंग का है। मुझे भी ऐसा ही लगता है सर। एक काम करो, अपने खबरियों को एक्टिव करो। इन तीनों मामलों से जुड़े हर शख्स को दोबारा से इंटेरोगेशन के लिए बुलाओ। सभी के कॉल रिकॉर्ड चेक करो। यस सर। इतना प्यारा है ना, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम सपने में देखा करते थे, है ना? तुम माँ बन गई है और मैं बाबा। बस कुछ दिन हमें इसे लेकर यहीं रुकना पड़ेगा। क्यों? सुन, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। अभी इसके मन में अपने मम्मी पापा की याद ताज़ा है, इसलिए बार बार मामा के पास जाना है, मामा के पास जाना कहता रहता है। अब अगर हम इसे अपने घर लेके गए और आस पड़ोस को पता चल गया तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए कुछ दिन हमें यहीं रुकना पड़ेगा। बस उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, समझे? सर। हाँ तुषार। सर कॉल डिटेल्स और लोकेशन रिकॉर्ड चेक हो चुके हैं, लेकिन सब क्लियर है। इनमें से किसी ने भी कोई ऐसा कॉल नहीं किया जिससे कि शक उस पर किया जा सके, और फोन लोकेशन से भी कुछ नहीं मिला है। तीनों घटनाओं के वक्त इनमें से कोई भी उस घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, सिवाय उस बस ड्राइवर के और कंडक्टर के, जिन्होंने जयसिंह का कत्ल होते हुए देखा था। यानी कि ये सब सच बोल रहे हैं? लगता तो ऐसे ही है सर, क्योंकि शीतल के बेटे रितेश का अब तक कुछ पता नहीं चला, और जयसिंह पर जिन हत्यारों ने हमला किया था उनका भी कोई सुराग नहीं मिला। हम अभी जयसिंह के बेटे श्याम और उसके भाई राम सिंह पर नजर रखे हुए हैं, और साथ ही साथ संध्या पर भी नजर रखी है, और उन्होंने भी ऐसी कोई हरकत नहीं की है जिससे कि कोई लीड मिले। यानी कि अब हमारे पास इन मामलों में आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय एक के। ये श्रीधर से कहो जरा रिपोर्ट करे। ओके सर। क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हो। एक गिलास पानी लेके आओ। जाओ पिला दो उसे। पिला दो? हाँ हाँ पिला दो उसे। खा ले बेटा। नहीं खाना मुझे, मुझे मेरे मम्मा के हाथ से खाना है। अब तक की जांच से पुलिस को लगने लगा था कि हाईवे पर हुई इन सारी वारदातों का जिम्मेदार कोई एक ही गिरोह है, जिसके मन में कानून को लेकर ना तो कोई डर है और ना ही पुलिस को लेकर कोई खौफ। इस हाईवे पर एक हफ्ते में 3 वारदातें हो चुकी थी, जिनमें 3 लोग अपनी जानें गंवा चुके थे, और पुलिस की हर संभव कोशिश के बाद भी उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी थी। और ना ही उस बच्चे रितेश के बारे में कुछ पता चला था, जो इस वक्त एक जोड़े के साथ उनके घर में रह रहा था, जो कि उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे कि वो उनका अपना बच्चा हो। दूसरी तरफ जयसिंह की हत्या को लेकर भी पुलिस पर उंगलियां उठ रही थी कि अगर पुलिस अपने ही एक साथी को इंसाफ नहीं दिला पा रही है तो एक आम आदमी की सुरक्षा को लेकर उन पर कैसे यकीन किया जा सकता है। इन्वेस्टिगेटिंग टीम पर हर तरफ से दबाव पड़ भी रहा था और हर बीतते दिन के साथ बढ़ भी रहा था, और यह भी डर था कि कहीं ऐसा एक और हादसा ना हो जाए।
बेटा तो वापस आ जा रितेश। चलो बस से चलते हैं। अरे बस से क्यों जाएंगे, टैक्सी लेते हैं ना। वो देखो सामने टैक्सी स्टैंड है, चलो। ए भैया। हाँ साहब, एटा चलोगे क्या? चलेंगे साहब। कितने लोगे? 450 लगेगा साहब। ठीक है चलो चलिए साहब। अरे नहीं नहीं, इसे मेरे पास रहने दीजिए। बैठिए, आइए। साहब थोड़ा आगे साइड में रोक लूँ क्या? किस लिए भाई? थोड़ा बाथरूम जाना था सर। बिल्कुल रोको भाई, ये भी कोई पूछने की बात है? जी साहब। लगा लो साइड में गाड़ी। तुम अभी रुको, यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। मैंने कहा तुम रुको यहाँ पे। अरे जल्दी चलती हो तुम्हारे। मैं कहा तुम यहीं पे रुको, मैं भी आता हूँ। रुको जरा, रुको। जल्दी आना। मैं आ रहा हूँ, रुको। क्या हुआ? साहब किसी ने क्या हुआ? तुम्हें डंडा मारा साहब? किसने मारा तुमको? छोड़ो मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे। उषा! चल लेके चलो, चल चल लेके ये उठा, गाड़ी में डाल, फट अंदर चल। तुम्हें कुछ लगी तो नहीं? नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लता तुम ठीक हो? जी सर। उठ जाओ, उठ जाओ, बैठो। साहब हमको माफ कर दो साहब। हमारा एक गैंग है साहब, जिसमें हमारे अलावा और भी कई टैक्सी ड्राइवर शामिल है साहब। जब भी कोई ड्राइवर किसी सवारी को लेकर जाता तो उसके पीछे पीछे 2-3 ड्राइवर और निकल जाते और उससे आगे निकलकर उन जगहों पर जाकर छुप जाते थे साहब। मैडम 1 मिनट ज़रा टॉयलेट जाता हूँ थोड़ा गाड़ी। हेलो, अरे भाई शिकार रेडी है, फटाफट निकल वहाँ से। जयसिंह को तू ही लेकर गया था ना? जी साहब, उस दिन जब मैं जयसिंह को लेकर जा रहा था तो क्या हुआ भाई, गाड़ी क्यों रुक गई? पता नहीं साहब, मुझे लगता है कि कुछ खराबी आ गई है। मैं इधर ही उतर जाता हूँ, पास में ही जाना है। अरे साहब मैं छोड़ता हूँ। कोई बात नहीं। हेलो, अरे कहाँ हो तुम? वो अभी अभी गाड़ी से नीचे उतर के चला गया। हाँ साहब माफ कर दो साहब। जब तुम लोगों को लूटते थे और मारते थे उस वक्त तुम्हारे फोन की लोकेशन वहां की क्यों नहीं होती थी? हम सबके पास एक एक परमानेंट नंबर के अलावा एक एक खुद का नंबर रहता था। जब हम लूट करने के निकलते थे तब अपना फोन टैक्सी स्टैंड पर छोड़ देते थे या किसी साथी को दे देते थे। गलती हो गई साहब, हमने पैसों की माफ कर दो साहब, माफ कर दो। पैसों की लालच में आ गए साहब। और आखिरकार हाईवे पर हुई लूट और हत्याओं की 3 घटनाओं को अंजाम देने वाले टैक्सी ड्राइवर गिरोह को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन इसके बाद भी गायब हुए मासूम बच्चे रितेश की कहानी अब तक अनसुलझी थी। पुलिस के नजरिए से बीतते हर दिन के साथ रितेश की जान को खतरा बढ़ता जा रहा था। कौन था ये जोड़ा और इनका रितेश के साथ क्या संबंध था? इन सवालों के जवाब तभी मिल सकते थे जब पुलिस रितेश तक पहुंच पाती, जिसकी फिलहाल कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही थी। क्या टैक्सी ड्राइवरों का एक गिरोह अब भी कुछ छिपा रहा था? क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं, इस बच्चे की वजह से पुलिस से ढूंढ रही है, और अगर ये पुलिस को मिल गया ना तो हम लोग मारे जाएंगे। पुलिस हमें पकड़ेगी और हमारी सारी जिंदगी जेल में कटेगी। तो क्या, इसे ठिकाने लगाना पड़ेगा।
मतलब कुछ नहीं। मतलब इसे मार दोगे? हम इसे तुम्हें छूने नहीं देंगे। मनोहर छोड़ो इसे, ये हमारा बच्चा है। मरना है तुझे। छोड़ो इसे मनोहर, छोड़ो हमारे बच्चे को। उनके साथ एक बच्चा भी था, क्या किया तूने उसके साथ? बोल। मारा साहब, बताता उस दिन। अरे भैया जी, भौती चलेंगे क्या? भौतिक, बैठिए। अरे शीतल जल्दी करो। रितेश चल यहाँ से, भाग भाग जल्दी। और फिर मनोहर बच्चे को लेकर चला गया। हॉस्पिटल से निकल के सबसे पहले मैंने मनोहर को कॉल किया। हाँ बोल, अस्पताल से आ गया तू? हाँ, और तुम्हारी बेवकूफी के चलते हम सबको जेल जाना पड़ेगा। काय को लेकर तू बच्चे को, तुम पुलिस कुत्ते की तरह सूंघते घूम रही हो बच्चे को। और वो बच्चा अगर तुम्हारे पास रहा ना, तो बहुत जल्द तुम्हारे पास भी पहुंच जाएगी और फिर हम सबका खेल खत्म। कहाँ मिलेगा ये मनोहर? नहीं पता था, आज सुबह से उसका नंबर भी बंद आ रहा है और हमें नहीं पता कि वो बच्चे को क्यों लेके गए और उसके साथ क्या करने वाला है। हेलो सर, जिस लड़के को आप ढूंढ रहे हो रितेश को, उसको मैंने भगरमंडी इलाके में देखा है। तुम दोनों पीछे से जाओ। पूरे घर की तलाशी लो ठीक से। तिवारी चेक करो। ओके सर। कहाँ है मनोहर? मनोहर बच्चा किधर है? बचा लो साहब, मेरे बच्चे को बचा लो। ले गया वो। मनोहर छोड़ो हमारे बच्चे को, छोड़ो। अरे पागल औरत, पुलिस हमें पकड़ेगी ना तो इसको असल माँ बाप को लौटा देंगे। जब ये हमारे पास रहेगा नहीं तो हम क्या ऊपर है इसके लिए। कहाँ लेकर गया मनोहर उस बच्चे को? सर यहाँ कोई नहीं है। जय हिंद सर। जय हिंद। मैं मनोहर के घर पे हूँ सर। यहाँ पे मनोहर और बच्चा नहीं मिला, लेकिन उसकी बीवी मिली। हमने उसको हिरासत में लिया है सर। वो कुछ लोकेशन के बारे में बता रही है जहाँ पे मनोहर हो सकता है। वो जहाँ जाने के लिए कह रही है वहाँ पहुँचो, हम भी वहाँ पहुँचते हैं। ओके सर। तुझे माँ बाबा के पास ले चलता हूँ। छोड़ दे, छोड़ दे। अगर आप लोग आगे बढ़े ना, इस बच्चे को मार दूंगा। देख मनोहर, मान जा, बच्चे को छोड़ दे। मैं अभी भी कह रहा हूँ। मनोहर छोड़ दो उसे, हमारा बच्चा नहीं है। तू लेके आई इनको? इस पिल्ले के लिए इतना वो अपने पति को धोखा दे रही है तू? मनोहर, अभी भी कह रहा हूँ छोड़ दे इसे, वरना गोली मार दूंगा मैं। नहीं, छोड़ दे। टैक्सी ड्राइवरों के इस गिरोह के मुंह खून लग चुका था। हर एक वारदात को अंजाम देने के साथ इस गिरोह के सदस्यों का लालच बढ़ता ही जाता और साथ ही ये यकीन भी मजबूत होता जाता कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। और इसी लालच और आत्मविश्वास की वजह से वो एक के बाद एक वारदातों को अंजाम देते चले गए। दूसरी तरफ इसी गैंग के एक और सदस्य मनोहर ने उस मासूम रितेश का अपहरण करके
इस जुर्म के रंग को और गाढ़ा और घिनौना बना दिया। उसे लगा कि ऐसा करके वो अपनी पत्नी और अपने जीवन में संतान ना होने की कमी को पूरा कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बुराई के सिक्कों को बटोर कर सुख की दौलत कभी जमा नहीं की जा सकती। बुराई का अंत और अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। और अब मनोहर और इस टैक्सी ड्राइवर गिरोह के सभी सदस्य अपना बाकी का जीवन जेल की सलाखों के पीछे बिताएंगे। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, लेकिन जीवन में थोड़ी सतर्कता बेहद जरूरी है। जब भी आप किसी टैक्सी या किसी दूसरे साधन में सफर करें तो उस वाहन का नंबर अपने परिवार के किसी सदस्य या दोस्तों को जरूर भेजें, और साथ ही उस सफर के रास्ते के बारे में और लगने वाले अनुमानित समय के बारे में अपने करीबी लोगों को पहले से अवगत कराना सतर्कता का वो कदम है जो हमें हमारी यात्रा के दौरान सुरक्षित रख सकता है। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।